नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त वाराणसी में मेरी मौजूदगी है क्योंकि पूर्वांचल पर हर एक दलों की अपनी अपनी ताकत दिखाने की जोर आजमाइश लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर पहुंचे। वहां पर पूर्वांचल के साथ साथ समूचे उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्से के 9 जिलों को आपस में जोड़ती हुई लखनऊ तक पहुंचती है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। जमकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। योगी सरकार की कई बार अपने शब्दों के जरिए पीठ थपथपाई। वहीं भोजपुरी में भी अपनी बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए। आसमान में एक तरफ हमारे वायुसेना के लड़ाकू विमानों की जोरदार गर्जना थी, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जमीन पर राजनीतिक दलों की आपस में गर्जना इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर शुरू हो चुकी है, क्योंकि पीएम ने एक तरफ उद्घाटन किया, उसके ठीक पहले अखिलेश यादव की ओर से इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई और उन्होंने कहा कि दरअसल कैंची और फीता तो अलग अलग जगहों से आया है। इस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी पुरानी यानी कि हमारी सरकार के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अब सवाल बड़ा यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए क्रेडिट लेने की होड़ आखिर किसकी ओर से शुरू की गई है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए क्या पार्टियों को मिलेगा वोट? इसी पर दंगल की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत की शक्ति और समृद्धि का रास्ता बन गया है। तो 41 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद इस पर युद्धक विमानों का रोमांचकारी प्रदर्शन हुआ। लेकिन विमानों की गर्जना जितनी रोमांचकारी रही, उतनी ही रोमांचकारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्रेडिट की राजनीति है। मैं देख रहा हूं आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। जो अपने समय में असफल रहे, वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं, वो सफलता पचा कैसे पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा निशाना समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपनी सरकार का काम बता रहे अखिलेश यादव ने उद्घाटन के पहले ट्वीट करके लिखा था, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई। सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। लेकिन अखिलेश जब जवाब देंगे तब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अखिलेश की पिछली सरकार पर सीधा निशाना साधा था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ एक हाईवे पर नहीं है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को सीधे तौर पर और लिंक हाईवेज के जरिए लगभग समूचे पूर्वांचल के जिलों को सीधा लखनऊ से कनेक्ट करता है। यानी एक अकेला ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की लगभग 164 विधानसभा सीटों पर असर डाल सकता है। इसलिए 2022 यूपी चुनाव के पहले पूर्वांचल वोटों की लड़ाई को एक्सप्रेसवे ने तेज कर दिया है। जो 5 साल पहले काम किया था समाजवादियों ने, वो काम कर रहे हैं। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं, नया विजन नहीं, नया काम नहीं। मुझे याद है
आप में से बहुत सारे पत्रकार साथी उस समय मौजूद थे उस प्रेस में, जब नेताजी के समय पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा था। और जब शिलान्यास हुआ, नेताजी को तारीखें पता लगी, तो उन्होंने कहा उस मौके पर कि मैं कोई भी बड़ा कार्य तब तक शिलान्यास नहीं करता हूं जब तक उसकी उद्घाटन की तारीख न हो। 2022 में अखिलेश का भरपूर साथ देने वाले पूर्वांचल ने 2017 में उनका साथ छोड़ दिया था। फिर पूर्वांचल को साधने के लिए अखिलेश अपने 5 साल पहले के कामों को गिना रहे हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकेंगे, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही पूर्वांचल पर अपनी राजनीति को टिका रखी है। 1857 के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी काई दूध याद देवाय दे रहे। कुमार अभिषेक, सुल्तानपुर, आज तक। अब सवाल यह है कि यह हाईवे क्या वास्तव में पार्टियों को उनके वोटों की मंजिल तक लेकर जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता राजपाल कश्यप जी जुड़ चुके हैं। शांतनु गुप्ता कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजीव सिंह जी। लेकिन संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अखिलेश यादव की ओर से कहा है कि फीता या लखनऊ से, दिल्ली से कैंची आई, सपा सरकार के कामकाज का श्रेय लेने के लिए मची हुई है खिंचम खिंचाई। क्या है इस पर जवाब आपका? नहीं चित्रा जी, इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य में रखा है। मुझे लगता है बेतुकी बातों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए चित्रा जी, ऐसा तो नहीं था कि ये सड़क बनी हुई थी, अखिलेश जी ने अपने सड़क का काम पूरा कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जेब में छुपा के रखा था, आज निकाला है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से जून 2018 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से किया था, और किस प्रकार से एक छोटे से कालावधि में 2018 से लेकर 21 के अंदर ये काम पूरा हुआ है, और आज प्रधानमंत्री जी ने इसका स्वागत किया है। मैं मूलतः पूर्वांचल एक्सप्रेस के ABCDE जो बेनिफिट्स हैं, जो इससे लाभ पहुंचने वाला है, ये ABCDE बताने वाला हूं। A फॉर एग्रीकल्चर अर्थात किसानी। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानी को एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि जो किसान के उत्पादन है, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने गंतव्य स्थान तक अब आधे से कम समय में पहुंच सकते हैं, दिल्ली तक, लखनऊ तक, और लिंक के माध्यम से पूरे उत्तरांचल का प्रोडक्ट अब पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की राजधानी तक पहुंच सकता है। तो A फॉर एग्रीकल्चर, B फॉर बैलेंस। उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है, एक बहुत बृहद प्रदेश है। स्वाभाविक रूप से एक संतुलन बनाना, पूर्वांचल का, पश्चिमांचल का, इनका एक संतुलन होना बहुत आवश्यक था। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस ये बैलेंस बनाएगा। C फॉर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आप देखिए, 9 जिलों को और लिंक के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश को दिल्ली के साथ कनेक्ट करने का काम ये करेगा। D फॉर डेवलपमेंट। आप देखिए, विकास उन्मुक्त कार्यक्रम होगा, विकास युक्त कार्यक्रम होगा। विकास के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा सड़क के बगल में, और स्किलिंग कॉरिडोर बनेगा, जिससे कि बहुत सारे लोग विकास से छुए जाएंगे। और अंत में E से एम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, स्किलिंग कॉरिडोर बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार बढ़ेगा। यह है ABCDE ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेस। अब मुझे बताइए, ये ABCDE था कहां जिस समय समाजवादी पार्टी थी? उस समय तो केवल और केवल परिवारवाद ही था। और प्रधानमंत्री भी जमकर बरसे परिवारवाद पर, राजपाल कश्यप जी, कि परिवारवाद को ही, परिवार को फलने फुलाने में पार्टियां लगी रहती थी। दिल्ली में भी वही हाल था, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल था, लोगों का ख्याल किसी को नहीं था। जवाब दीजिए, वो अपनी ABCDE सब गिना रहे हैं, और PM ने यहां तक कह दिया है कि दरअसल कुछ लोगों को पच नहीं पा रहा है योगी जी की इतनी बड़ी सफलता, इसी वजह से वो लोग उछल उछल कर अपनी बात कह रहे हैं। चित्रा जी, विकास तो इनके दूर दूर से वास्ता नहीं, इनका झूठ का विकास है। और जिस तरीके से बता रहे थे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका शिलान्यास कर दिया था। इसके फोटोग्राफ्स हैं, इनके सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सारे लोग हैं।
तो क्या वो अधिकारी या सरकार के अधिकारी सब झूठे हैं या फोटोग्राफ्स झूठे हैं? इसका टेंडर हो गया था और उसी तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे तो चालू कर दिया था। साथ ही साथ में इन्होंने तो मेट्रो भी जो लखनऊ में बनी है शिलान्यास हो गई थी, उसका उद्घाटन हो गया था, फिर उसका उद्घाटन शिलान्यास का शिलान्यास इनका काम है। इनके पास विकास दिखाने का कुछ है नहीं। जितने माननीय अखिलेश यादव जी के विकास है उनको अपना विकास गिना रहे हैं। एक अस्पताल बता दें, एक सड़क बता दें जिसका शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, एक सड़क नहीं बता सकते। और जिस तरीके से योगी जी को बता रहे हैं कि योगी जी के जमाने में तो लोगों ने देखा है कि गोरखपुर में किस तरीके से लोग बच्चे ऑक्सीजन से तड़प के मरे, किस तरीके से आज तक हॉस्पिटल एक बता दे हॉस्पिटल गोरखपुर में बना दिया हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने इंसेफ्लाइटिस का हॉस्पिटल बनाया, 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया और एम्स के लिए भी वही जमीन दी। तो ये झूठ का विकास है इनका। और देश के प्रधानमंत्री यहीं से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति जाते हैं और मुख्यमंत्री जाते हैं। और बताइए वाराणसी में क्या विकास हुआ? एक एक गांव सांसदों ने गोद लिया था, कोई गांव दिखाई पड़ा कहीं? ये कुछ नहीं। जितना एक्सप्रेसवे और इस एक्सप्रेसवे में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने वाराणसी का विकास दिया था उसमें चोरी और कटौती। वाराणसी में सड़कों का चौड़ीकरण, मैं तो यहीं पर हूँ, ठीक है सर। इसलिए जो आपको देखा मैंने है, थोड़ा आपको बता दूं, विश्वनाथ कॉरिडोर देखा आपने? तो ये भी आपने विश्वनाथ कॉरिडोर देखा आपने? तो आप चित्रा जी आज से पत्रकार तो आप है नहीं। अभी मैं जिस घाट पर बैठी हुई हूँ, सुनिए ना सर, माननीय अखिलेश यादव जी ने पत्रकार का ये काम होता है चित्रा जी, सर सुनिए तो, पत्रकार का ये काम होता है कि आंखों देखी हाल जनता तक बताए। अभी मैं जहाँ पर बैठी हुई हूँ, इस घाट पर भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। तो क्या ये विकास नहीं है? आपको लगता है कि आपकी सरकार ने करवाया था, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश इन लोगों की ओर से की जा रही है? आप ये भी बताइए कि इसका शिलान्यास अखिलेश जी ने किया था। आप क्यों नहीं बता रही? क्या आप उस जमाने में पत्रकार नहीं थी क्या? मैं बोल देती हूँ संबित पात्रा जी, ये बात तो सच है कि 2016 में शिलान्यास अखिलेश यादव की ओर से किया गया था और उसकी तस्वीरें भी राज्यपाल जी दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ये बात तो सच है ना कि इसका खाका, इसकी योजना 2016 में शिलान्यास भी अखिलेश यादव ने किया था। इस बात को तो मानेंगे ना आप संबित पात्रा जी? जी। चित्रा जी, अखिलेश जी के न्यास ने 2 न्यास किया है, शिलान्यास और सत्यानाश। आप मुझे एक काम बताइए जिसको कि उन्होंने आरंभ किया है और कंक्लूजन तक पहुंचाया है। ये तो कांग्रेस वाले कहते थे राफेल 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 पे हम बहुत चर्चा किए हैं, बहुत बात किए हैं, दिन रात हम सोते नहीं थे, खाली बात करते थे राफेल कैसे आएगा, राफेल कैसे आएगा। बात करने से राफेल आ गया? 10 वर्षों तक राफेल नहीं आ पाया। शिलान्यास दिसंबर 2016 में कर दिया। 1 इंच सड़क बन गया हो तो फोटो दिखा दीजिए। 1 इंच सड़क बना होगा तो 1 इंच भी सड़क नहीं बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जून 2018 को शिलान्यास किया और उसके बाद किस प्रकार से रिकॉर्ड 19 महीने के अंदर ये सड़क बन के तैयार हुई है, ये आपके सामने है। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई फोटो है आपका कि 2016 से 17 के बीच में सड़क बन गई हो तो आप दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। वो कागज में मैं अभी सोचूंगा कि चांद में जाके हम लोग आज से 4 साल बाद घर बनाएंगे और मैं यहां पर फीता काट दूंगा। ये फीता काटने से होगा सब कुछ? ये फीता काटने की राजनीति, इसी को सेफई समाजवाद कहते थे। ये फीता काटते थे, फीता काट करके अपने सेफई में वहां पर डेंस इत्यादि करते थे। इससे काम नहीं होता है। जमीन पर क्या किया ये बता के दिखाइए। ठीक है जी, चलिए इसका जवाब मैं ले लूंगी। संजीव सिंह जी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं उनके पास चलूंगी, आऊंगी राजपाल जी आपके पास। एक बार बाकी लोगों की भी बात हो जाए। सीधे आपके पास आते हुए संजीव सिंह जी, जमकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। एक तरफ 3 साल के भीतर ही अगर इतने बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहले शिलान्यास बाद में उद्घाटन अगर हो जाए तो यकीनन सरकार के इस कामकाज को कैसे देखेंगे आप? क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है, मैं चाहूंगी उस पर भी आपकी टिप्पणी हो जाए। संजीव सिंह जी। चित्रा जी, थोड़ा समय भी दीजिएगा। ये एक दूसरे की पीठ थपथपाने के लिए एक दूसरे की मोदी जी और योगी जी असफलता और विफलता पे पीठ थपथपा रहे हैं। संबित भाई ने जिस ABCD का चित्रण किया, मैं थोड़ा सा बता दूं। ए फॉर संबित भाई, मैं भी एग्रीकल्चर को गिना रहा हूं। जब चित्रा जी 2017 का चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि डबल इंजन की सरकार बनाओ और किसानों का 14,000 करोड़ रुपया 14 दिन में दिला दूंगा और नहीं तो बैंक इंटरेस्ट दिलाऊंगा।
आज 4.5 साल हो गया। संबित जी, किसानों का, गन्ना किसानों का 17,000 करोड़ रुपया बकाया है, आज तक नहीं दे पाए। पहली बात ये जान जाइए। और रही बात 50 किलो का जो यूरिया का कट्टा था उसको 45 किलो कर दिया और दाम बढ़ा दिया, ये विकास है। अब चित्रा जी बी फॉर बनारस पे आते हैं, जहां से नरेंद्र मोदी जी चुन करके जाते हैं। क्या कहा था? ना मुझे किसी ने बुलाया, ना मैं आया हूं तो मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के लिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं। ऐसा कपूत नहीं देखा किसी ने कि जो मां गंगा वेंटिलेटर पे पड़ी थी, उस मां गंगा के सीने में चीर करके नहर बनाई जा रही थी और 15 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। तमाम गंगाविदों ने कहा कि ये क्यों किया जा रहा है? इस गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं मिला। ये बी फॉर बनारस था। और उस पौराणिक शहर के जिस अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रही है, 150 से ज्यादा मंदिरों और मूर्तियों को गिरा दिया गया। आज भी लंका थाने में शिवलिंग नाले में पाए गए थे, मुकदमा दर्ज है। ये बी फॉर बनारस है। और सी फॉर करप्शन गिन लीजिए। करप्शन कैसे है? गोवंश की रक्षा करने आए थे, 700 करोड़ रुपए का योगी चाहिए था। हाँ, देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल चित्रा जी ने आपने किया। नहीं बनाना आप चाहिए ये था, बता दीजिए सरकार ने। चित्रा जी बहुत अच्छा सवाल किया है। आप बताइए, तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल में अंतर आप समझती हैं कि नहीं? वाराणसी क्या है? तीर्थ स्थल है, हमारा हेरिटेज है। तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता। और ये सबसे बड़ी भूल है कि काशी की उस पौराणिकता को समाप्त किया है। आप बताइए, लक्ष्मी जी की मूर्ति लाई जा रही कनाडा से, सड़कों का चौड़ीकरण ताकि भीड़ ना हो, लोगों के लिए सुविधाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर लोग जाते हैं वहां पर ठहरने की व्यवस्था, वहां पर आध्यात्मिक चीजें, वहां पर रुद्राक्ष का पेड़, ये कहाँ आता है? ये पर्यटन स्थल में आता है या ये तीर्थ स्थल में आता है? आप ही बताइए। चित्रा जी, एक भाजपा की प्रवक्ता की तरह न पूछे, मैं बता रहा हूं ना। इस बनारस में स्वास्थ्य व्यवस्था ये थी। सर, अब देखिए, मैं बनारस में मौजूद हूँ, महादेव की नगरी में बैठकर मैं यहाँ पर झूठ तो बोलूंगी नहीं। सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, आप ये सर्टिफिकेट मत बांटिए कि मैं भाजपा की प्रवक्ता बनकर बात कर रही हूँ। पत्रकार का काम है आपको देखिए हाल बताना। सुनिए ना सर, सुनिए मेरी बात। मैं बनारस आती रही हूँ रिपोर्टिंग के लिए, पहले में अब में बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर दिखाई देता है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ अगर बनारस के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो फिर ये पूछा जाएगा ना कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो यहाँ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्या इस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे अगर आप बनारस से आते हैं तो? चित्रा जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता ABCD गिना रहे थे, मैंने ABCD शुरू कर दिया तो आपने बीच में टोका टिप्पणी कर दी कि आप सुनना पे तो पसंद करिए, आपने बुलाया तो सुनेंगे नहीं। आपका पूरा ABCD आप FGH तक चले जाइएगा, आप पूरा ही बता दीजिएगा, चाहे तो आप पूरा Z तक बता दीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल अगर मन में होंगे तो आपसे पलट के पूछ लूंगी। ठीक है, बोलिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। शांतनु गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं, बोलिए सर। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि डी फॉर डफर कैसे हुआ। आज NCRB की रिपोर्ट क्या बता रही है? उत्तर प्रदेश अपराध में कोई अपराध नहीं छूटा है, अपहरण से लेकर बलात्कार से लेकर हत्या तक उसमें पीछे नहीं है। तो कहां तक NHRC के मामले बताइए, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग मारे गए। तो आज मुख्यमंत्री की पीठ किसने थपथपाई जा रही है इसमें, जिसमें नंबर 1 हुए हैं? ठीक है, अब आपने जो ABCD गिनाई है, शांतनु गुप्ता जी आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। मैं चाहूंगी, उत्तर प्रदेश के मद्देनजर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए, 2 बड़े मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए हैं, एक तो किसानों को लेकर और दूसरा यहाँ पर जो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में लोगों के मारे जाने को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। तो ये 2 बड़े मुद्दे ऐसे हैं सरकार के सामने, क्या उसको सही ढंग से एड्रेस नहीं कर पाई है सरकार? शांतनु गुप्ता जी। चित्रा जी, मैं आज तक की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं आपके पोर्टल पे, और उसमें जो हेडिंग है, जो NCRB का डेटा है, कि NCRB का जो 2021 का डेटा है वो बताता है कि पिछले 7 साल में जितने भी बड़े क्राइम है उसमें सबसे न्यूनतम डेटा है। 7 साल में NCRB का डेटा सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश के लिए आया है। इससे अच्छी उत्तर प्रदेश के लिए क्या बात हो सकती है? मैं पुराने विषय पे जाऊंगा, जो संबित भाई बात चल रही थी, ये किसने फीता काटा, किसने चलाने। देखिए, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, आप सुनिएगा फिर अपने समय पे बोलिएगा। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बस 20 सेकंड में बताऊंगा कि कोई एक्सप्रेसवे का क्या प्रोसेस होता है। ये जो 9 जिले हैं, लखनऊ से गाजीपुर तक, पहले 9 के 9 जिलों में जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है। तो सारे DM जमीन का अधिग्रहण करेंगे, फिर वो यूपिडा को देंगे, और उसके बाद जब 90% जमीन का अधिग्रहण हो जाता है तब आप टेंडर इशू कर सकते हैं, जो नए EPC कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फिर टेंडर पार्टनर आता है, फिर एक एक पैकेज में बांटा जाता है उसको। हर पैकेज बनने के बाद इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स पे उसकी जांच होती है, तब पेमेंट होती है। अगर ये सारा काम अखिलेश यादव कर चुके होते, आपको लगता है
तो क्या वो खुद जब अखिलेश यादव खुद अपनी गाड़ी लेके 2021 में उसमें पहली बार चलते हैं और कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब जनता को आपने क्या निरा बेवकूफ समझ रखा है क्या? मतलब आपने 2016 दिसंबर में आके 300 प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिए, आपके मन में जो भी आया डिक्लेयर कर दिया, अब उससे मिलता जुलता कोई भी नाम होगा तो मेरा प्रोजेक्ट है। ये कैसा तरीका है, देखिए बताइए ना। ये प्रोजेक्ट की आप टेंडर देख लीजिए, कब टेंडर हुए, कब ये इशू हुए, कब इसकी पेमेंट हुई। ठीक है, अब आप कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट है, तो इसमें देखिए जनता मेरे ख्याल से बेवकूफ नहीं है जितना आप लोगों ने समझ रखा है उनको। ठीक है, इस पर मैं जल्दी से संजीव जी आपकी एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राह्मण वोटों के मद्देनजर आज क्या बड़ा संदेश दिया है वो सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले बताइए संजीव जी, वो कह रहे हैं, वो डेटा दिखा रहे हैं एनसीआरबी का, कह रहे हैं कि 2021 में सबसे नीचे है। मैंने चित्रा जी एक सवाल पूछा है, विगत 3 सालों में ये बता दें कि पुलिस के अंडर कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें किस राज्य में हुई, बता दीजिए। चित्रा जी नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है, इस पर आप जवाब दीजिएगा शांतनु जी, लेकिन उसके पहले ठीक है, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला ये एक गंभीर विषय है, ठीक है, इस पर शांतनु जी और समित पात्रा जी आप दोनों लोग जवाब दीजिएगा। लेकिन चूंकि पूर्वांचल की बात हो रही है और यहाँ पर ब्राह्मण वोटर बहुतायत तादाद में ये तय करते हैं कि किस तरफ हो जाएंगे और उनकी सरकार बनवाएंगे, इसी वजह से आपको बताते चले श्रीपति मिश्र का नाम लेकर आज क्या ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई, ये कहते हुए किस तरह से विरोधी दलों पर प्रधानमंत्री ने साधा है निशाना, सुनिए नरेंद्र मोदी को। सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। श्रीपति मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता थे और जब इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफों की पुल बांधते हुए नजर आए तो सीधे संबित पात्रा जी आपसे यही सवाल बनता है कि अब ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए, चूंकि जाति भी उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को भी अपना बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए, यह विषय ब्राह्मण या किसी और जाति का नहीं है, यह विषय एक प्रतिष्ठा का है और स्वाभाविक रूप से श्रीपति मिश्र जिस कद के नेता थे, मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व था और जिस प्रकार से उनके साथ सम्मान रहित मैं कहूंगा ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया, जिस प्रकार से उनको कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया है, स्वाभाविक है इसका एक मत बनता है जनता में। जनता ये सब देख रही है क्योंकि ब्राह्मण जातिवाद राजनीति, ये राजनीति कौन करता है? ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, बसपा, यही लोग जातिवादी राजनीति करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि योगी जी के सरकार में किसी प्रकार की जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद रहित सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की राजनीति होती है। बहरहाल यहां पर कस्टोडियल डेथ के विषय में बात हो रही थी, अपराध के विषय में बात हो रही थी, मगर आज चित्रा जी बिना किसी, मुझे लगता है छुपाए हुए, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त हुआ है योगी जी के कार्यकाल में। आप याद करिए, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, चाहे बड़े से बड़े डॉन हो, वो किस प्रकार से उन्होंने इलाके बांट रखे थे, इलाके बांट करके उनकी राजनीति चलती थी, वहां उगाही होती थी और राजनी तक की बात की आज मोदी जी ने। आज ये सारे डॉन डरे हुए हैं, माफिया राज समाप्त हो गया है। पंजाब में छुपे बैठे थे जेलों में जाकर, उनको लाकर यहां उत्तर प्रदेश के जेल में डाला गया है। 150 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं, बिल्कुल मारे गए हैं, क्योंकि आम जनता के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो मारे जाएंगे। और तीसरी बात है, 1867 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति जब्त की गई है, इन माफियाओं की। ये जो डॉन थे, इन डॉन के 1867 करोड़ का प्रॉपर्टी जब्त किया गया है। ये तो गर्व का नहीं, ये तो गर्व का विषय है, इसमें कौन सी छुपाने और डरने वाली बात है? आप अपराध करोगे तो अपराध का अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इस पर संजीव जी आप अपनी टिप्पणी कर, ठीक है, आप अपनी टिप्पणी कर दीजिए संजीव जी पहले, क्योंकि उनकी ओर से ये बातें कही गई, माफिया राज का खात्मा कर दिया है। और देखिए, कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं पूर्वांचल में, जिनकी उपेक्षा की गई परिवारवाद के चलते, जो बीजेपी आरोप लगाती है, उस पर भी अपनी टिप्पणी कीजिए। श्रीपति मिश्र के साथ आखिरी वक्त में यहाँ पर किस तरह का बर्ताव किया गया? बिल्कुल चित्रा जी, सबसे पहले
सबसे पहले कि ये वही लोग हैं कि अगर दूसरी पार्टियां जातियों का सम्मेलन करती है तो उंगली उठाते हैं। मुझे लगता है संबित भाई भूल गए, श्रीपत मिश्रा का परिवार तो आज भी कांग्रेसी है। संबित भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी याद आते हैं कि नहीं? जिस लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनाई, जिस केशव प्रसाद मौर्य ने जिसके नाम पे पिछड़ों का वोट मांगा, आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहां है? उनको पूछती नहीं भाजपा, एमएलसी तक नहीं बनाया। और पता चला केशव प्रसाद मौर्य 117 विधायक लेकर के विरोध कर रहे थे योगी आदित्यनाथ का। इनका चरित्र ये भूल जाते हैं। दूसरी तरफ माफियाओं की बात की। पूर्वांचल के जहां से आता हूं, एक जाना माना माफिया परिवार जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बनाया, जिसके भतीजे को भाजपा का विधायक बनाया, और हर जनपद में, गोरखपुर से बात करूं, गाजीपुर से बात करूं, बनारस से बात करूं, जौनपुर से बात करूं, सुल्तानपुर से बात करूं, सजाती माफियाओं को योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी बनाया है, एमएलए बनाया है और जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया है। ये क्या बात करेंगे? आप बताइए। आप जो है अपराध को रोकेंगे तो जात को देख करके रोकेंगे, और ये चर्चा कर रहे हैं संबित भाई की 150 से ज्यादा माफिया चले गए। आप बताइए, आप एक सेकंड, अगर योगी आदित्यनाथ के अंदर अगर तनिक भी कानून के प्रति इज्जत है चित्रा जी, तो अब के अब यूपी के टॉप मोस्ट 20 मोस्ट वांटेड माफियाओं का तुरंत वो कल से लिस्ट जारी कर दे। अच्छा ठीक है, राजपाल कश्यप जी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राह और राहजनी को लेकर खासतौर से समाजवादी पार्टी को कैसे कटघरे में खड़ा किया है प्रधानमंत्री ने, एक बार सुन लेते हैं। समय जी मैं आती हूं उसके बाद। राह और राहजनी वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखी टिप्पणी की है आज सुल्तानपुर के मंच से, सुनिए। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राहजनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं, और राहजनी नहीं, गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। राजपाल कश्यप जी, ये वाली लाइनें माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए ही कही है प्रधानमंत्री ने। राहजनी करने वाले अब जेल में हैं। राह और राहजनी पर जो उन्होंने बोला है, क्या है टिप्पणी इस पर आपकी? अपहरण उद्योग खुला है गोरखपुर में, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में व्यापारी का अपहरण हुआ, चंदा लिया गया, हत्या हुई। आप कानपुर में एक लड़के की अपहरण हुआ, उसका पुलिस ने फिरौती में पैसा दिलवाया, आज तक उसकी डेड बॉडी तक नहीं नसीब हुई। और राजनी तो बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है, लोगों की जेब पे डकैती डाल रही है महंगाई करके, डीजल पेट्रोल बढ़ा के कर रही है, गैस सिलेंडर किसी घर को छोड़ा है इन्होंने डकैती डालने से, लूटने से। आप महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये सब पैसा कहां से? यही तो लोग। और दूसरी बात, ये सड़क बना दी तो सड़क में बताएं संबित पात्रा जी, डीजल कहां भरवाएंगे, पेट्रोल पंप कहां पे है, बताओ ना। पूरी सड़क पे कहां पे पेट्रोल पंप है? मैं तो पूरा देख के आया हूं। पूरी पेट्रोल पंप कहां पे है, टॉयलेट कहां पे है, अगर किसी को भूख ले जाए तो खाना कहां मिलेगा? चित्रा जी आप भी गई होगी, देख के आई होगी कहीं, अगर डीजल पेट्रोल अगर। और माननीय अखिलेश यादव जी ने 8 लेन तक किया था, इसको इन्होंने 6 लेन कर दिया, और ये बलिया तक जाना था, इसको मुंडा कर दिया। तो ये चोरी, और बनारस से जुड़ना था, उसमें कटौती की। ये बताइए, 2 लेन हमने हटा दिया। 350 किलोमीटर की सड़क में न डीजल है, न पेट्रोल पंप है, ना अभी आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके बाबा ही लूट रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो 22 महीने में चला दिया था सड़क को। और दूसरी बात, ये झूठ के पुलिंदे बांधना बंद करें, एक भी विकास इनका नहीं है, और इनका चरित्र ही झूठ का है। पूरी बीजेपी झूठ पे टिकी हुई है, और झूठ का पर्दाफाश 2022 में होगा। और वो पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, कहां भरवाएगा अगर किसी की? ठीक है सर, उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ ठीक है, और परमिशन में नहीं दिया। ठीक है, हाँ, वो अपनी रथ यात्रा निकालना चाहते थे इस सड़क से। देखिए संबित पात्रा जी, आप लोगों ने परमिशन ही नहीं दी। ठीक, आप चाहते नहीं थे कि उनकी रथ दौड़े उस सड़क से। कोई बात नहीं, नहीं, मुझे तो आश्चर्य हुआ। राजपाल जी अच्छे प्रवक्ता हैं। राजपाल जी ने कहा कि उन्होंने खुद जाके आज पूरे सड़क का भ्रमण किया है, और उन्होंने कहा ना तो वहां पे पेट्रोल पंप था, ना डीजल पंप था,
टॉयलेट भी नहीं था, तो राजपाल जी आपकी गाड़ी कैसे चली आज? आप तो पूरे सड़क पे घूम के आए, कैसे घूमे? पेट्रोल पंप नहीं था, डीजल नहीं था, तो कैसे घूम के आए? तो फिर टॉयलेट कहाँ गए आप? टॉयलेट था ही नहीं, तो मतलब सड़क पे उतरते ही इनको टॉयलेट करना है। अरे भाई साहब, हमेशा टॉयलेट नहीं करना है। सुन लीजिए भाई साहब, टॉयलेट है, अभी रुक जाइए, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए चित्रा जी ये कह रहे थे कि 8 लेन का बनाया था अखिलेश जी ने, हमने उसको 6 लेन का कर दिया। अभी थोड़ा सा रुकिए, इतनी जल्दी में टॉयलेट जाने में मत रहिए, अभी रुकिए थोड़ा सा, बैठिए शांति से। चित्रा जी बोल रहे थे कि 8 लेन का बनाया अखिलेश जी ने, हमने उसको 6 लेन का कर दिया। मतलब संबित जी, बातों की गोल गोल। अरे भाई साहब, कम से कम, अरे भाई साहब रुक जाइए, भाई साहब बीच में नहीं बोलते हैं हम लोग, कोई गोल गोल नहीं बना रहे हैं, सीधा टॉयलेट। अरे भाई साहब, आप कैसे गाड़ी लेके गए? कुछ नहीं था तो। अरे बता रहे हैं, टॉयलेट भी कहाँ है बता रहे हैं। ठीक, बता रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, खाली टॉयलेट जाने की जल्दी है, रुक तो जाइए। चित्रा जी ये बोल रहे थे कि 8 लेन का बनाया था, शौचालय पे ध्यान रहता आपका ना। इससे ज्यादा आपने मिथ्या मेरा ध्यान, आप ही टॉयलेट तब से किए जा रहे हैं। टॉयलेट कहाँ है बताओ, टॉयलेट कहाँ है? भाई साहब थोड़ा सा रोक के बैठो, अभी खत्म हो जाएगा, 5 मिनट बचा है, फिर जाना आप। अभी रुक, तो शौचालय बता दो कहाँ पे है। अरे अच्छी बात है टॉयलेट होना, इसमें बुराई क्या है? अब चिल्लाइए मत, अब सुन तो लीजिए मेरे भाई साहब। ऐसा है कि आपने कहा कि 22 महीने में इस पूरे सड़क को अखिलेश जी ने चालू कर दिया था। अब ये सवाल तो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए परिवार के साथ अगर उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कोई जा रहा है और शौचालय आपकी सरकार बनवाने का दावा हर जगह कर रही है, बनवाए भी क्या है? अगर एक्सप्रेसवे पर उस तरह की व्यवस्था नहीं तो है शौचालय, किसने कहा नहीं? संबित पात्रा जी मौका दीजिए। अरे है नहीं आप, अरे मैं तो बता रहा हूँ, किसने कहा नहीं? राजपाल कश्यप यहाँ बैठ कर ये तो कह रहे हैं कि 8 लेन कराए हैं वो। नहीं क्या बता रहे? वो तो बोल, अरे चित्रा जी वो तो बोल रहे हैं कि बनारस में कुछ नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि 8 लेन था, 2 लेन हमने काट दिया। ये सब आप हमको सुनना है क्या? 8 लेन था, 2 लेन हमने हटा दिया, ये बना के गए थे हमने, उसमें से तोड़ दिया। देखिए पेट्रोल पंप कहाँ पे है? राजपाल जी, टोटी तक नहीं छोड़ने वाले लोग आज यहाँ इतना ना बोले। देखिए चित्रा जी, टोटी तक नहीं छोड़ने वाले लोग, जो लोग सरकारी निवास से टोटी तक उखाड़ के ले जाते हैं, जो लोग टाइल उखाड़ के ले जाते हैं, जो लोग बाथरूम का फिटिंग उखाड़ के, ये टॉयलेट इसीलिए खोज रहे हैं, ये शौच जाने की टॉयलेट नहीं खोज रहे हैं। संबित पात्रा की बात पूरी हो जाए प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, उनकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी सारी व्यवस्थाएं हैं। चित्रा जी आपको क्या लग रहा है राजपाल जी शौचालय जाने के लिए शौचालय खोज रहे हैं? नहीं, टोटी उखाड़ने के लिए खोज रहे हैं। ये शौचालय से टोटी कैसे उखाड़ेंगे उसके लिए कहाँ है शौचालय, कहाँ है शौचालय 10 बार पूछ रहे हैं। शौचालय हैं, बिल्कुल हैं, ये भी जाके आ चुके हैं। अरे मैं जानता हूँ आप टोटी उखाड़ने के लिए पूछ रहे, कहाँ से उखाड़ना है टोटी, इसलिए शौचालय खोज रहे हैं। आप जाके अच्छे से शौचालय खोजिए, शौचालय बने हैं, शौचालय आपको मिलेगा। बताइए, राम भक्तों के हत्यारे इतने जोर से भगवान राम के खिलाफ बोल रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, भगवान राम को नकारने वाले, आपका क्या अधिकार है भगवान राम के विषय में बात करने का? आप भगवान राम के नाम पे चंदा, भगवान राम जी का मंदिर बनेगा तो दलित और पिछड़ों के ऊपर अन्याय कैसे हो जाएगा? एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। दलित और पिछड़ों पे अत्याचार होता है, किसने कहा? समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ये बोलने कहाँ देते हैं? नहीं चित्रा जी, ये भगवान राम राजपाल जी एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए, शांति से सुन लीजिए राजपाल, इनसे पूछ लीजिए टॉयलेट कहाँ पे है, पेट्रोल पंप कहाँ पे है, रेस्टोरेंट कहाँ पे है, स्थान बता दें। ओहो, इनको छोड़ दी, आज तक वाले इनको छोड़ दीजिए, तब से टॉयलेट कर रहे, टॉयलेट बना हुआ है, अभी रुकिए, आपको टॉयलेट भी ले जाएंगे। अरे शौचालय तो आप ही प्रचार करते हैं। चित्रा जी, भगवान राम के विषय में ओहो फिर शुरू हो गए। राजपाल जी, आप भगवान राम के विषय में जिस प्रकार से बात करते हैं ये उचित नहीं है। आप और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों बैठे हुए हैं, दोनों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। आपने गोली चलाई थी, मुझे याद है कोठारी बंधुओं के सीने को गोली से छलनी किया गया था आपके समय पे, और आपके नेता ने यह भी कहा था कि हाँ मैं गर्व के साथ कहता हूं, दोबारा गोली चलाना पड़े तो फिर से गोली चलाऊंगा, मगर मंदिर नहीं बनने दूंगा। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, गर्व के साथ कह रहा हूं, मंदिर भी बन रहा है, सड़क भी बन रही है, विकास भी हो रहा है, अध्यात्म भी आगे बढ़ रहा है, और सुरक्षा के साथ बढ़ रहा है, माफिया राज समाप्त हो रहा है। इसमें क्या, कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हैं भाई साहब?
एक फूटी कौड़ी मोदी जी ने, योगी जी ने आपके जेब से नहीं चुराया। एक फूटी कौड़ी आप लोगों ने अरे भाई साहब, मुझे याद है क्वीन विक्टोरिया का बग्गी मंगाया गया था लंदन से बर्थडे मनाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी का सेफई में। क्वीन विक्टोरिया का बग्गी में बैठकर क्वीन विक्टोरिया की बग्गी में बैठकर के आप लोग तो बर्थडे मनाते थे। इसी उत्तर आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये सेफई समाजवाद वाले, ये टोटी नहीं छोड़ने वाले, जो टोटी छोड़कर ले जाते हैं, वो क्या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? मैं आपके पास आऊंगी 2 लाइन में। संबित पात्रा जी अपनी बात खत्म कीजिए, ठीक है सर, प्लीज एक करके अपनी बात। संबित पात्रा जी जल्दी से आप अपनी बात खत्म कीजिए। अखिलेश यादव की ओर से यह भी कहा गया है कि दरअसल एक्सप्रेसवे जो बनवाया गया है उसके निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है और उनकी सरकार आएगी तो पूरे मामले की जांच करवाएगी। जल्दी से आप जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। संबित जी बुलवा ही नहीं रही हैं। नहीं, क्या भ्रष्टाचार हुआ है? केवल टीवी पर बैठकर भ्रष्टाचार हुआ है कहने से नहीं होता है। कोई तथ्य है तो सामने लेकर आए। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द किन पार्टियों का है। आप एक बच्चे से भी पूछ लीजिए, मोदी जी और योगी जी एक अठन्नी चवन्नी भी किसी का नहीं लेते। इस देश में किस प्रकार से न खाऊंगा न खाने दूंगा की राजनीति आज चल रही है, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। इस प्रकार की काल्पनिक बातें कर करके इनको लगता है कि ये लोगों को आकर्षित करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई तथ्य है तो तथ्य लेके आइए ना। ठीक है, राजपाल कश्यप जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। आप भी लगातार बोल रहे थे, संजीव जी और शांतनु दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं। राजपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा, और खासतौर से आप ही के लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी के मुखिया के लिए, कि 14 करोड़ वैक्सीन लगाकर उन लोगों को करारा जवाब यूपी की जनता की ओर से दिया गया है जिन्होंने वैक्सीनेशन पर अफवाह फैलाने की राजनीति यहां पर की थी। 14 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है यहां पर। चित्रा जी, यहां लाशों के कुंभ भी लगे हैं, ये भी देश ने देखा है। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्होंने राम नामी दुपट्टा जो लाशों पे था वो भी नुचवाने का काम किया। यहां लोगों ने देखा है, पैदल चलते लोग वो मंजर भी देखा है, कितने ने अपने को रास्ते में खोल दिया लॉकडाउन में। अब आप बाद में बता रहे हैं कि इतना वैक्सीन लगवा दिया, इतना कहां चले गए थे कोरोना काल में? इनके मंत्री की मौत हो गई, वो अस्पताल मांगते रहे, बेड मांगते रहे, इनके मंत्री विधायक सांसदों को नहीं मिला। आम जनता की तो हालत खराब थी पूरी तरह से कोरोना में। और जिस तरीके से इन्होंने ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी कहां से आते हैं? परिवारवाद से आते हैं। आप बताइए, अगर पिछड़े और दलित, पिछड़े और दलित का बेटा अगर कोई राजनीति में आ जाए तो वो परिवारवाद से वैक्सीन में पिछड़ा और दलित कहां से आ गया? का बेटा ये बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पिछड़ा और दलित क्या है? वैक्सीन सबके लिए है, उसमें राजनीति मत करिए। नहीं पाया टॉयलेट, आपने तो वैक्सीन को भी नकार दिया था। आपने कहा था ये कोरोना की वैक्सीन मत लगाइए। आपने कहा था ये वैक्सीन जो है बीजेपी की वैक्सीन है, हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगाएंगे। अरे देखिए कितने लोग, अभी जनता देख रही है। अब आप घबराए हुए लोग हो, बीजेपी घबरा गई माननीय अखिलेश यादव जी के बढ़ते जनाधार से। जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा माननीय अखिलेश, इसलिए किससे घबराए? प्रियंका गांधी बोल रही है हमसे घबराए हुए, आप कह रहे हैं इनसे घबराए हुए, फिर शाम को डिबेट में बोलते हो हमको डरा के रखती है बीजेपी, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अरे भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये अडानी अंबानी और पता नहीं कितने उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार में लिप्त किए हुए हैं। ये अपने को ईमानदार बताते हैं। ठीक है, बाकी लोगों के पास भी जाते हैं। ठीक है, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और अब साथ ही आपने गंगा के कुंभ की बात कही, गंगा के ऊपर तैरती लाशों के कुंभ की बात की। ठीक है। शांतनु गुप्ता जी जल्दी से बात कीजिए। संजीव जी उसके पास मैं आऊंगी। शांतनु जी, कोरोना काल पार्ट 2, उस समय की जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई, क्या वो एक बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने पेश करने वाली हैं? बार बार विपक्ष समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगातार उसका जिक्र करती हैं। शांतनु जी। चित्रा जी, जो कोरोना की दूसरी लहर थी वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी विपदा थी, लेकिन उसमें देखना है कि संभाला कैसे। अगर IIT कानपुर एक रिपोर्ट लिख के बहुत विस्तृत योगी गवर्नमेंट की तारीफ करता है, WHO तारीफ करता है, नीति आयोग तारीफ करता है, तो क्या हो सकता था? लोग ये देखते हैं कि विपदा तो थी, लेकिन कौन क्या कर सकता था? लोगों को पता है अखिलेश यादव 10-11 बजे सो के उठते हैं। उनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस आपको पता है 17वीं लोकसभा में अखिलेश यादव की अटेंडेंस 36% मात्र। आजमगढ़ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 साल में 2 बार नहीं गए, अब चुनाव में जाना शुरू कर दिया, बल्कि
इस एक्सप्रेस से सबसे फायदा सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को होगा। अरे भाई, अखिलेश यादव अपने घर से मात्र 2 घंटे में आजमगढ़ पहुंच सकते हैं। आरएसएस की निकले हो, 2 घंटे में आजमगढ़ पहुंच आरएसएस सकते से हैं। निकले हो, आरएसएस जितना अखिलेश यादव अपने घर से उतना निकलकर 2 घंटे में राजपाल जी आजमगढ़ प्लीज पहुंच- उनको बोल लेने दीजिए, संजीव जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज प्लीज राजपाल जी सबके बीच में मत बोलिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। संजीव जी भी बहुत धैर्य से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी बारी आने दीजिए। जल्दी से अपनी बात शांति जी पूरी कीजिए आप। लोग चित्रा जी यही आंकेंगे कि विपदा बहुत बड़ी थी, लेकिन जो व्यवस्था क्या अखिलेश क्या करते और क्या हुई थी, और WHO मैंने जो नाम लिए, IIT कानपुर, नीति आयोग, ऐसे ही नहीं तारीफ कर रहे योगी आदित्यनाथ की। ठीक है संजीव जी, इस पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं WHO हो चाहे नीति आयोग है, हर तरफ से योगी सरकार की तारीफ हुई, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर तो पूरे देश के लिए एक जैसी ही रही। एक बहुत बड़ी चुनौती वो लेकर आई थी, लेकिन उससे निपटा कैसे जाए, इसमें इनके सरकार, योगी सरकार सफल रही है। संजीव जी। जी चित्रा जी, पहली बात तो यह है कि औरों को मौका दिया करें। यहाँ जो डबल बीजेपी का प्रवक्ता बना रखा है, एक पात्रा है, दूसरी तरफ शांतनु है, तो हम लोग कैसे बोल पाएंगे? शांतनु जी इतनी अगर बड़ाई करेंगे तो कैसे चर्चा होगी, और आप बीच में टोकेंगी। अभी इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आई थी, पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, क्या कहा था कि महिलाएं 5 बजे के बाद थाने में न जाएं, ये कहा था। अमित शाह जी ने कहा कि अब तो महिलाएं 12 बजे रात गहना पहन के टहलती हैं। मेरा एक सीधा सा कहना, मोदी जी ने कहा कि अपराध खत्म हो गया है। अमित शाह जी कोई गहना पहना करके बगैर शैडो के उत्तर प्रदेश की किसी रोड पे चला दीजिए, मालूम चल जाएगा कि अपराध क्या है। दूसरी तरफ अगर अपराध न होता तो कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट न भेजती। सुनिए संबित जी, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ध्यान रखिए। और अपराध न होता तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने गुरु चिन्मयानंद को जिस तरह से उनको बचाने के लिए उस पीड़िता को जेल भेज दिया, ये सबने देखा। हाथरस की घटना देखा, आधी रात उस बेटी के माँ बाप तरसते रह गए और मिट्टी का तेल छिड़क के जला डाला गया। कितनी बातें करूं, इस उत्तर प्रदेश में हत्या में जमानत पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो देश का गृह राज्य मंत्री कलंक है, अजय मिश्रा टैनी, जो आकर के गृह मंत्री के पीछे खड़ा रहता है और गृह मंत्री कहते हैं कि दूरबीन लगा कर देखो तो अपराधी नहीं दिखते। 9 लोगों के किसानों की हत्या करने वाला आज जो हत्या के मुकदमे में जमानत पर चल रहा है, अजय मिश्रा गिरफ्तार नहीं होता, इससे बड़ा सच क्या होगा? और शांतनु जी, अगर तनिक भी शर्म रखी है तो कम से कम भाजपा का चोला उतार करके बात करो आप। मैंने जो तर्क दिया उसका जवाब दीजिए, आप मेरे पे गाली देके तर्क नहीं सिद्ध कर। ठीक है संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए आप। ठीक है 1 सेकेंड, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। चित्रा जी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। चित्रा जी, जो कोरोना के विषय में बताया गया, आप बताइए अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप वैक्सीन लगाएंगे? मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि देश का एक पूर्व मुख्यमंत्री कहता है ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं क्यों लगाऊंगा? जब हमारी सरकार आएगी तब लगाएंगे, आप कोई वैक्सीन मत लगाइए। और कांग्रेस वाले कहते थे ये जो वैक्सीन है हमें गिनी पिग के रूप में ट्रीट करती है, इसमें तो गाय का खून है। वैक्सीनेशन और कोरोना से कैसे हिंदुस्तान हारे उसके लिए पूरा प्रायोजन इन लोगों ने किया हुआ था, उसके बावजूद हिंदुस्तान जीता है। 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा है। ये बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो इनके बीच में कोई, हम लोग तो नहीं बोलते हैं। ये क्या डबल बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं? आप लोग तो बिल्कुल अनुशासन में नहीं रहते हैं। इनका जरा एक्सप्रेसवे बंद करिए। देखिए चित्रा जी, इन लोगों ने देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने का प्रयास किया, वैक्सीन को लेकर झूठ और फरेब की राजनीति की। उसके बाद भी आज उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह अपने आप में छोटा विषय नहीं है। और आज मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी जो जनसंख्या है, जिनकी पॉपुलेशन 14 करोड़ से कम है, फिर भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा विषय है, देखिए बुरा मत मानिएगा, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सपा के साथ भी गई है, बसपा के साथ भी गई है। आज कांग्रेस पार्टी का कोई स्पर्श तक नहीं करना चाहता है राजनीतिक रूप से। क्यों? क्योंकि हर कोई जानता है जहां राहुल प्रियंका है वहां हार सुनिश्चित है। जहां राहुल प्रियंका है वहां हार सुनिश्चित है। आप याद करिए, पिछले 2 चुनावों में 6% वोट मात्र इनको मिला है। अब यही सब करेंगे, ये यहाँ चिल्लाएंगे, वैक्सीनेशन के खिलाफ बोलेंगे, योगी जी के पक्ष में तो बोलेंगे नहीं, योगी जी के विपक्ष में ही बोलेंगे। आप बताइए, आप इतनी अच्छे पार्टी है तो समाजवादी पार्टी और बसपा आपको स्पर्श क्यों नहीं करना चाहती है? हार गए, पहले अपनी चर्चा कर लो, अपने राजनीति की चर्चा कर लो। अरे भैया संजीव,
संजीव सिंह जी, हाँ। चुनाव तो ठीक पहले है, आप वक्त हमें चिंता इतने करिए। के लिए आपके इजाजत राहुल देता गांधी है। उत्तर तो प्रदेश आप से ही तमाम हारे लोगों का फिलहाल के लिए हैं। उत्तर शुक्रिया, प्रदेश ठीक ने है। राहुल गांधी को भगा दिया, उसकी चिंता आप कर लो। ठीक है, ठीक है, प्रवक्ता अपनी सीट बचा ठीक है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक्सप्रेस वे को लेकर जुबानी राजनीति और जुबानी जंग भी तेज हो चली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच कम से कम पूर्वांचल की जनता के लिए ये एक बड़ी सौगात है यकीनन, क्योंकि यहाँ के 9 जिलों को जोड़ती हुई ये सीधे लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचाएगी। यहाँ के लोग खुश हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्रेडिट लेने की जो होड़ जारी है, इसके मद्देनजर जनता क्या फैसला करती है, इसके लिए तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे इसी के साथ, लेकिन इसी मुद्दे पर आम लोगों से जो हमने सवाल पूछे थे उसके क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक है? इस पर जवाब आपकी जो में मिले हैं 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 30% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। आपको बताते चले कि पूर्वांचल में कुल 164 विधानसभा की सीटें आती हैं यूपी की 403 में से। यहां पर 2017 में बीजेपी, 2012 में समाजवादी पार्टी, 2007 में बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अपनी सरकार बना ली थी। ऐसे में पूर्वांचल की जनता का मूड किस करवट बैठेगा 2022 में, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में बनारस से अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल